इसकी पहले वाली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जाने। इस वीडियो में हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। कूलम्ब्स लॉ को आप पहले से भी जानते होंगे। यह लॉ कूलम्ब्स ने दिया था, इसलिए इसका नाम कूलम्ब्स रखा गया। यह लॉ किसी भी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसके बारे में बताता है कि उसका कितना मैग्नीट्यूड होगा और वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसको समझने के लिए हम दो चार्जेस लेते हैं, उसके बाद हम स्टेटमेंट को समझेंगे कि इसका स्टेटमेंट क्या था। तो यहाँ पे पहला चार्ज हमने लिए प्लस क्यू चार्ज, प्लस Q1 चार्ज, और दूसरा हमने लिए प्लस Q2 चार्ज, और इन दोनों के बीच में हमने डिस्टेंस लिए R, मतलब Q1 और Q2 के बीच में R का डिस्टेंस है। अब यहाँ पर दोनों पॉजिटिव चार्ज है, सेम चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा है तो उसको हमने नाम दे दी F12, और Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है और इसका डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे क्योंकि दोनों सेम चार्ज हैं। तो हमने दूसरा फोर्स ले ली F21। तो यहाँ पे दोनों की मीनिंग देख लेते हैं क्या है। F12 यहाँ पर फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज है, और F21 यहाँ पर फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज है। मतलब F12 Q1 चार्ज पर Q2 के द्वारा जितना फोर्स लगाया जा रहा है उसे F12 बोला गया, और Q1 के द्वारा Q2 पर जितना फोर्स लगाया जा रहा है उसको F21 बोला गया। इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है उसको हम मान लेते हैं F, मतलब यह इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। तो जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा वो हमेशा F12 के मैग्नीट्यूड के बराबर रहेगा, मतलब तीनों फोर्स एक दूसरे के बराबर रहेंगे। जो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, इसके द्वारा इस पे जो फोर्स लगाया जा रहा है और इसके द्वारा इस पे जो फोर्स लगाया जा रहा है, ये तीनों इक्वल रहेंगे। अब इसके बारे में बाद में हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया। तो इन्होंने बताया था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा किसी भी दो चार्ज के बीच में, जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो उन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो यहाँ पे इनकी हम पहली बात लिख लेते हैं कि जो फोर्स रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारे पास। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि जो फोर्स रहेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। ये दूसरी बात हो गई। तो फर्स्ट पॉइंट जो है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2, यह बताता है कि फोर्स दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा, मतलब दोनों चार्ज की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, और इनकी वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही कम फोर्स लगेगा। तो यह हमको बताता है कि यदि Q1 और Q2 की वैल्यू ज्यादा है तो फोर्स की वैल्यू भी ज्यादा रहेगी। यदि Q1 और Q2 की वैल्यू कम है तो फोर्स की वैल्यू भी कम रहेगी, मतलब दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा उसकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग, इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग कम ज्यादा होगी। अब सेकंड वाली को समझ लेते हैं। सेकंड में उन्होंने ये बताया कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रहेगा उतना ही कम फोर्स लगेगा, क्योंकि यह एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ही कम फोर्स, और जितना कम डिस्टेंस उतना ही ज्यादा फोर्स। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यदि दो चार्ज बहुत पास में रखे हुए हैं तो उन पर बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, और यदि वही चार्ज को यदि हम दूर कर देंगे तो उसमें कम फोर्स लगेगा। तो ये हमको बता रहा है कि R की वैल्यू यदि ज्यादा है तो फोर्स की वैल्यू
भी ज़्यादा रहेगी, सॉरी फोर्स की वैल्यू कम रहेगी, और यदि आर की वैल्यू कम है तो फोर्स की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। अब हमको जो दोनों इक्वेशन मिली है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को कंबाइन करेंगे। आफ्टर कंबाइन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को हमने कंबाइन किए तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R के स्क्वायर के। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम हटाएंगे, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, तो यहाँ पर हम K कांस्टेंट लेंगे, K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। यहाँ पर जो K है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे K को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं, और K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये पाई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, ये एप्सिलॉन नॉट को हम परमिटिविटी कहते हैं। इसके बारे में हमें आगे वाले वीडियो में पढ़ना है। तो इस तरीके से हम कूलम्स लॉ का फार्मूला निकालते हैं। ये कूलम्स लॉ का फार्मूला है, F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फार्मूला है। इस फार्मूले में जितने भी टर्म यूज किए गए उन टर्म्स के बारे में जान लेते हैं कि उनकी मीनिंग क्या है। तो पहला टर्म है यहाँ पे F को इलेक्ट्रिक फोर्स के नाम से जाना जाता है, या हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर हम जिस फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं वो स्टेशनरी चार्ज पर अप्लाई हो रहा है। मतलब जो कूलम्स लॉ बताया गया वो स्टेशनरी चार्ज के लिए है। तो इसकी कंडीशंस भी हम आगे पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ कब कब अप्लाई हो सकता है, कब अप्लाई नहीं हो सकता। इसके बाद देखिए Q1 यहाँ पर है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज, Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड चार्ज, और R यहाँ पर है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, मतलब दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो फोर्स है, फोर्स की वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए यहाँ पे हमेशा वेक्टर लगाना है, क्योंकि मैं कई जगह पे भूल गया हूँ वेक्टर लगाना, तो आप यहाँ पे इसे सुधार लीजिएगा। कूलॉम ने अपने स्टेटमेंट के अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम दो चार्ज ले लेते हैं। पहला है +Q1, दूसरा है +Q2। दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। हम मान लेते हैं कि Q2 Q1 पर इस डायरेक्शन में F12 फोर्स अप्लाई कर रहा है, मतलब कि फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। वैसे ही Q1 Q2 पर F21 फोर्स अप्लाई कर रहा है जस्ट F12 के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो लाइन है, यह सेंटर लाइन है जो Q1 और Q2 से होकर गई है, तो इसको हम बोलेंगे सेंटर लाइन। और इसी सेंटर लाइन के अलोंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा लगता है। मतलब यदि हम बोले कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगे तो ये पॉसिबल नहीं है, या इस डायरेक्शन में लगे तो पॉसिबल नहीं है। हमेशा फोर्स स्ट्रेट डायरेक्शन में लगेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस। मतलब कि यह फोर्स हमेशा सेंटर दो चार्जेस के बीच से होकर गुजरने वाली जो सेंटर लाइन है उसके अलोंग ही यह फोर्स अप्लाई होगा। वैसे ही इस साइड भी हम देख लेते हैं। यदि हम माने कि F21 की वैल्यू इस डायरेक्शन में होगी तो यह पॉसिबल नहीं है, या इस डायरेक्शन में हम F21 की वैल्यू ले तो यह भी पॉसिबल नहीं होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है
नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्स इज ऑलवेज इक्वल बस अपोजिट इन नेचर। यहाँ पे बोथ फोर्स की बात कर रहे हैं, मतलब दोनों फोर्स जो है F12 और F21 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बट दोनों एक दूसरे के अपोजिट नेचर में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर F12 की वैल्यू देखने से आपको समझ में आ रहा होगा F12 की वैल्यू और F21 की वैल्यू दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों सेम चार्ज हैं। तो ये हमेशा होता है, यदि सेम चार्ज नहीं होते, अनलाइक चार्ज भी होते, तब भी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो हमेशा इक्वल रहेगा, लेकिन अपोजिट नेचर का रहेगा, इसलिए यहाँ पर हमने माइनस लगाया है। यदि हम इसको मोड के फॉर्म में लिखे तो मोड पर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू F21, यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड लगा दिए। इसके बाद थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन मीडियम। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो हमेशा मीडियम पर डिपेंड करेगा। तो हमने इसके पहले फार्मूला पढ़े F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो K है यह इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट पर फोर्स डिपेंड करता है। यह कांस्टेंट मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है, मतलब यह इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट एयर के लिए अलग होगा, वैक्यूम के लिए अलग होगा, फ्री स्पेस के लिए अलग होगा, एयर के लिए अलग होगा, वाटर के लिए अलग होगा, सभी के लिए जो K की वैल्यू है ये चेंज होते रहेगी। तो K की वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा K की वैल्यू रहेगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू रहेगी, जितनी कम K की वैल्यू रहेगी उतना ही कम फोर्स की वैल्यू रहेगी। यहाँ पर जो K की वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की इक्वल होती है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है ये शायद मैंने इसके पहले बता दिया हूँ। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होती है, जिसके बारे में आगे पढ़ना है, परमिटिविटी होती है। और K की वैल्यू हमने फ्री स्पेस के लिए निकाले हैं, कैलकुलेट किया गया है, जिसकी वैल्यू आई है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारे पास वैक्यूम के लिए है, वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए यह वैल्यू, फ्री स्पेस के लिए यह वैल्यू है। इसके बाद आगे देख लेते हैं कि यहाँ पर जो K की SI यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यह SI यूनिट I कैसे है, तो इसे समझने के लिए हम इसी इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला यूज करेंगे। F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से सबसे पहले K की वैल्यू निकालेंगे, तो K की वैल्यू निकालने के लिए F अपॉन K को इधर ट्रांसफर कर दिए, इजिकल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसे ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद इसको उल्टा कर दी, K को ऊपर कर ले जा लेंगे, F को नीचे कर देंगे, तो इस साइड वाले टर्म भी चेंज हो जाएंगे, R स्क्वायर Q1 Q2। इसके बाद K की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो K की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी K इजिकल टू F R स्क्वायर डिवाइड बाय Q1 Q2। इसके बाद इसकी SI यूनिट हम लिख लेते हैं, सबकी SI यूनिट। तो F की वैल्यू, F की SI यूनिट आपको पता है न्यूटन होती है, R की SI यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, Q1 की SI यूनिट कूलम होती है, और Q2 की भी SI यूनिट, क्योंकि दोनों चार्ज है, दोनों की SI यूनिट कूलम होगी। तो हमारे पास ये SI यूनिट आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इस तरीके से इसकी SI यूनिट निकाली गई है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिए, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इज इक्वल टू है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ का दूसरा नाम होता है कूलम इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलम्स लॉ को हम दूसरे और एक नाम से जानते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ, या बोल सकते कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इसमें आप कंफ्यूज
नाउ येगा इसका कारण क्या है, क्योंकि हमको पता है फोर्स इज इक्वल टू होता है के Q1 अपॉन Q2 R स्क्वायर। यहाँ देखने से, इस फार्मूले में देखने से समझ में आ रहा है कि जो फोर्स की वैल्यू है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के स्क्वायर के। मतलब हम इसको यहाँ पर इस कंडीशन के कारण इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ बोला गया है, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयर बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में कंपेयर करेंगे। सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है Fg इज इक्वल टू Gm1 m2 डिवाइड बाय r2 का स्क्वायर। यहाँ पे m1 m2 ऑब्जेक्ट मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। वैसे उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला होता है Fe इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर। यहाँ पे Q1 Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। इसके बाद यहाँ पर G की वैल्यू आप सबने पहले भी पढ़े होगी कि G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। उसी तरीके से यहाँ पे K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। यदि इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो G की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है कंपेयर टू K। इसी कारण से G की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होने के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत ही कम होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि Fe बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है कंपेयर टू Fg के। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे इसकी सिमिलरिटीज देख लेते हैं। तो सिमिलरिटीज में फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट में है बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों ही फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, क्योंकि दोनों के फार्मूले को देखने से समझ में आ रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बीच के, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेंगे। सेकेंड पॉइंट, बोथ फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट। चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए लिया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए लिया गया है। मतलब कि दोनों जो फोर्स है वो हमेशा सेंटर लाइन के अलोंग एक्ट करेंगे, चाहे वो चार्ज के लिए हो या ऑब्जेक्ट। चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ऑब्जेक्ट के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। इसके बाद डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस में फर्स्ट डिफरेंस, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव रहता है और रिपल्सिव भी रहता है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में दोनों नेचर रहेगा, अट्रैक्ट करने का भी और रिपल करने का भी। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। सेकेंड डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा मीडियम पर डिपेंड करता है और ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड